तो बेटा लास्ट टाइम हम लोग ने जो देखे थे एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमारे सामने एनसीईआरटी का कोई एक न्यूमेरिकल आया है। एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर, 1000 मीटर की गहराई में ओशन में, व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? गॉज प्रेशर क्या होगा? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर ऑफ अ सबमरीन एट दिस डेप्थ, द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन एट लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अंदर का जो इंटीरियर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेंटेन किया गया है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो चलो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर। ब्लू वाला मार्कर कहाँ चले गया? तो जैसे कि हम जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? PA प्लस एच रो जी, है ना, PA प्लस एच रो जी। ओके, PA क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵। अच्छा, हाइट कितना दिया, कितनी गहराई में बात की गई है? 1000 मीटर की गहराई में, तो 1000। अच्छा, डेंसिटी, सी वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1.013 इंटू 10⁻3। ओके, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी? अपन अप्रॉक्सीमेशन में इसको 10 पकड़ के चलते हैं, यहाँ बोला भाई है इसने कि जी को 10 पकड़ के चलो। तो देखो अब यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 1.013। मुझे इसको नंबर को ऐसा सेट करना पड़ेगा कि भैया पावर्स जो है वो सेम आ जाए। तो अगर मैं इसके हिसाब से पावर दूँ तो 1.013 इंटू 10⁻4 और ये 10⁻7 हो जाएगा, है ना, 10⁻7 हो जाएगा। 3 0 इसके, ये 4 0, 10⁻7 हो जाएगा। अब ये आप नंबरों को ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप इन नंबरों को जब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक का 10 का पावर सेम नहीं हो जाएगा। तो मैं ये इसको 10 का पावर 5 बनाऊंगा। कैसे? अगर 100 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर थोड़ा सा बदल जाएगा। ये हो जाएगा 1.013 इंटू 10 का पावर 5 प्लस 101.3 इंटू 10⁵। ये ऐसा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? इन्हें ऐड करना है। तो हम रफ में यहाँ करेंगे 101.3, 1.013 ऐड करने पे क्या होगा? 102.313। तो मैं यहाँ देखता हूँ इट विल बी 102.31, भेजो ना, तो इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक साथ भेजो ना। आओ, आया समझ में? तो ये यहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। एंड व्हाट अबाउट गॉज प्रेशर? नुमान दरवाज़ा खोल दे बेटा। नबील, सॉरी, नुमान आ गया। तो अब गॉज प्रेशर क्या रहेगा? गॉज प्रेशर, जिसको आप जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये होता है आपका गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गॉज प्रेशर। तो मैं बोल सकता हूँ अरे ये तो सिर्फ और सिर्फ एच रो जी के बराबर हो जाएगा, ये तो सिर्फ एच रो जी के बराबर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं बोलूँगा एच रो जी की वैल्यू क्या है? अरे एच रो जी की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, है ना। ये देखो, ये एच रो जी है ना, ये जो आपने कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी निकल चुकी है 1.013 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में आपको, है ना? देख लो अच्छे से, आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला था, क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। आया समझ में? ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, मैंने आपको कल ही बताया था, 1.013 इंटू 10⁵। एच कितना दिया, कितनी गहराई में आपका, और सबमरीन कितनी गहराई में है? 1000 मीटर। डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितना है? 1.013 इंटू 10⁻3। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेना है? 10। ये इस सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 के पावर्स को अपन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 का पावर 7 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर सकते क्या अभी? नहीं। कब तक नहीं कर सकते? जब तक पावर सेम नहीं होता। 10⁻2 को आप इधर करेंगे तो 101.3। अब इनको आप ऐड करो तो 101.3 ऐड 1.013
तो आंसर ये आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करना पड़ता है। सिंपल सा लॉजिक है यार, इसको उधर भेजूंगा तो बचेगा क्या, एच रो जी। एच रो जी, एच की वैल्यू हम एच रो जी ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हो तुम। ये राइट साइड में तुम सब क्या कैलकुलेट कर रहे थे, एच रो जी कर रहे थे ना, उसकी वैल्यू 1.013 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब असर है आपका आता है सबमरीन वाला मामला। सबमरीन को आप इमेजिन करिए, सिचुएशन क्या है कि मैं कहूँगा कि ये सबमरीन है जिसके एक विंडो है ना, तो जिसकी एक विंडो है और विंडो का एरिया दिया गया आपको। कहाँ दिया गया सर एरिया, ये दिया हुआ 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। ये सबमरीन के विंडो का एरिया दिया गया है। हमें ये देखना है कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करके, इजंट इट। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन सबमरीन, फोर्स एक्टिंग ऑन सबमरीन, ये कितना होगा, तो आप कहेंगे F इज इक्वल्स टू गॉज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सबमरीन विंडो ना, हाँ सबमरीन विंडो, तो गॉज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ विंडो। अब भाई बात ये है कि गॉज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ विंडो, आपने सर गॉज प्रेशर क्यों लिया, आपने एब्सोल्यूट प्रेशर क्यों नहीं लिया। कौन बता सकता है कि मैंने गॉज प्रेशर क्यों ले लिया। सबमरीन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन है। अरे भाई अगर आप एक दरवाजा, सबमरीन की खिड़की देखोगे, बाहर से पानी जो है उसको लौट रहा, प्रेशर लगा रहा। पानी कितने का प्रेशर लगा रहा, एब्सोल्यूट प्रेशर लगा, पानी तो एब्सोल्यूट प्रेशर लगा रहा होगा, है ना। मगर सबमरीन के अंदर भी तो क्या है, हवा है। सबमरीन के अंदर क्या है, हवा है। अब इस विंडो को बाहर से एब्सोल्यूट प्रेशर लग रहा और अंदर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा, तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे। तो भैया वो क्या हो जाएगा, गॉज प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, सिर्फ एच रो जी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ विंडो। अब एच रो जी कितना है, हम ऑलरेडी जानते हैं 1.013 इंटू 10⁻⁷। अब एरिया ऑफ विंडो क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, 400, है ना। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴। ज़रा बता दीजिए मुझे इसका कैलकुलेशन क्या आएगा। 2 0 -2 हो जाएगा, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 1 4 5 0, 4.052 इंटू 10⁻⁻, 2 0 ये खा गया ना, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। 4.052 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, दैट विल बी द आंसर। 4.052 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन, a vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress, withstand a maximum stress 10⁹ pascals, full stop, is the structure suitable for putting, is a structure suitable for
putting up on a oil well in the ocean. Take the depth of the ocean be roughly 3 kilometers. Ignore the ocean currents. Ignore the ocean currents. ये हो गया राइट साइड में, सॉल्यूशन हो गया लिखना सभी का। तो चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां जो दिया हुआ है। एक वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर है built to stand a maximum stress of 10⁵ पास्कल। क्या हो गया? 9 पास्कल, सॉरी नॉट 5, हाँ 9 ही है, 10⁹ पास्कल। फर्स्ट ऑफ इफ द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन अ ऑयल वेल इन द ओशन। हम कुछ ऐसा इमेजिन करके चलते हैं, देखो ये समंदर और ये उसका बेस। अब यहाँ पर एक ऑयल वेल हमको मिला जहाँ से आपको ऑयल खोद के निकालना है। तो आपने इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर तैयार किया, इसके ऊपर एक जिस पे ये मशीनरीज रहेगी जो नीचे से ऑयल खोद के निकालेगी, और ये पूरा ऊपर तक के जाता है। यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर होता है और ये पूरा पाइपलाइन वो सब कनेक्टेड होता है, फिर यहाँ से आप ऑयल निकाल के ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ऐसा है कि ये 3 किलोमीटर की गहराई में है, तो हमको इसने बताया है कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो 10⁹ पास्कल का स्ट्रेस बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया था, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि इक्विवेलेंट होता है प्रेशर के। तो अब ये है कि अगर वो 3 किलोमीटर की गहराई में है तो क्या ये पानी का दबाव वो बर्दाश्त कर पाएगा या फिर टूट जाएगा। चलो देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर पानी का प्रेशर क्या होगा वो देखना है। तो मैं बोलूँगा सॉल्यूशन में प्रेशर ऑफ वाटर एट द डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर्स। प्रेशर ऑफ वाटर एट द डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर्स। तो मैं कहूँगा ठीक है, P = PA + HρG 1.013 × 10⁵ ओके। और मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर H कितना दिया हुआ है आपको 3 किलोमीटर, यानी 3 × 10⁻3। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, अगेन 10⁻3। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 10। तो जब मैं इसे ऐड करूँगा तो भाई ऐसा है कि मैं देखूंगा कि ये वैल्यू कितनी आएगी, 1.013 × 10⁵ प्लस 3 × 10⁻7, यानी कि ये 1.013। अगर मैं इसको सिंगल डिजिट में लाने की भी कोशिश करूँ तो 0.01013 × 10⁻7 प्लस 3 × 10⁻7, मतलब इसको इस तरह से पावर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आंसर आ रहा है 3.01013 × 10⁻7 Nm²। अब अगर ये नंबरों को ध्यान ना दें, आप इस पे फोकस करें सिर्फ 10⁻7, मतलब पानी का प्रेशर क्या होगा 3 × 10⁻7 Nm²। और वो कितना बर्दाश्त कर सकता है 10⁹ पास्कल्स। मतलब भैया आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो काफ़ी मजबूत बनाया गया है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ since absolute pressure is less than maximum stress
of structure, it can withstand the pressure. तो बर्दाश्त कर सकता है प्रेशर को, लिख लीजिए. हो गया. अगला टाइटल नंबर दीजिए मुझे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का. वही है ना अगला. टेन पॉइंट 2.5. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. पैराडॉक्स का वैसे मीनिंग क्या होता है? बोले रैपर का नाम है सर, है ना. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा था, पैराडॉक्स मतलब कुछ कंडीशन हमको लगता है कुछ ऐसा होगा, होता कुछ और ही है ना. जैसे कि एक पैराडॉक्स का एक अच्छा बेहतरीन एग्जांपल दिया गया था कि एक मान लो एक साइंटिस्ट ने कुछ इजाद कर रहा था. जैसे अपन अभी प्रेजेंट कंडीशन से चलते हैं कि एक साइंटिस्ट है कुछ तो भी इन्वेंशन कर रहा था. 2024 में उसने इन्वेंशन को ट्राई किया मगर वो इन्वेंशन फेल हो गया. 4 से 5 साल के बाद मान लो 2030 में उसने फिर से वो इन्वेंशन को ट्राई किया और वो इन्वेंशन सक्सेसफुल हो गया. और हम लोग कहेंगे कि द ईयर ऑफ इन्वेंशन ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट वॉज 2030. 5 साल बाद और या 10-15 साल बाद और टाइम मशीन का इजाद हुआ कि आप फ्यूचर और पास्ट में जा सकते हैं. ऐसा इमेजिन कर लो, फ्यूचर में भी जा सकते हैं, पास्ट में भी जा सकते हैं. अब उससे क्या करता है कि साइंटिस्ट का दोस्त क्या करता है कि उस मशीन की मदद से 2025 में जाता है और जो उससे गलती हुई थी उस एक्सपेरिमेंट में, है ना, उसको करेक्शन करके बताता है इसको ऐसा कर. अब वो एक्सपेरिमेंट पास में जाने की वजह से जो 2030 में इन्वेंट हुआ था, अब उसको आप क्या बोलेंगे? 2025 में इन्वेंट हुआ या 2030 में इन्वेंट हुआ, है ना. अब उसका इन्वेंशन सही ईयर ऑफ इन्वेंशन क्या रहेगा? 2030 या 2025, है ना, सही ईयर ऑफ इन्वेंशन. अब इसमें क्या है, कंफ्यूजन वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया. तो वैसी सिचुएशंस यहाँ क्रिएट होते हैं, देखने में कुछ और लगता है. अब जैसे कि मैं अब अपनी अगर इस पे लाता हूँ, मैं इस जो अपना हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो कंसेप्ट है उसमें क्या लाते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेसल्स है, सेम हाइट के हैं मगर अलग अलग शेप है.
और उसमें सेम हाइट तक आपने लिक्विड भर के रखा है, कोई तो भी एक पर्टिकुलर लिक्विड आपने सेम हाइट पे सभी वेसल्स में इस तरह से भर के रखा है, वेसल ए, वेसल बी, वेसल सी, वेसल डी। अब यहां पर इन सब के बेसिस के जो पॉइंट्स है, मतलब जो भी होगा पॉइंट, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, यहाँ का प्रेशर P1 होगा या PA होगा, यहाँ का प्रेशर PB होगा, यहाँ का प्रेशर PC होगा और यहाँ का प्रेशर PD होगा। मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ रहेगा और सबसे कम प्रेशर कहाँ रहेगा? सबसे ज़्यादा प्रेशर किस कौन सा, इन सब में प्रेशर की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा सी में, मतलब ये वाला प्रेशर सबसे ज़्यादा रहेगा और सबसे कम ए पे। और कुछ बताना, कोई बोलना चाहेगा? फरजान, आपके पास कोई डिफरेंट आंसर है? सभी पॉइंट्स पर प्रेशर एक जैसा रहेगा। दैट्स पैराडॉक्स। देखने में क्या लगा आपको कि सी पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, उसके ऊपर ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है ना? तो वही है पैराडॉक्स कि देखने में ऐसा लगता है बट होता कुछ और है। तो इसमें ये साबित किया गया कि भैया प्रेशर एट द बॉटम ऑफ एनी वेसल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द वेसल, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। कि किसी भी वेसल के बॉटम पे प्रेशर कितना होगा उस बात पे डिपेंड नहीं करता कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, उसका शेप क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, एंड दैट दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछ सकता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। एक्सप्लेन करने के लिए आपको 2 से 3 मार्क के लिए मैं पॉइंट वाइज लिख कर दे रहा हूं, आप लिख लीजिए इसको। द फैक्ट दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट, और कोई बात करते नजर नहीं आएगा मुझे, बाहर निकलेगा नहीं तो चुपचाप बैठ गया, फटाफट लिखो उसको। द फैक्ट दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड does not depends upon the shape of the container and the base area, shape of the container and the base area, but depends on only the height of liquid column, height of liquid column above the base is called as हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, है ना? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नेक्स्ट, ये स्टेट हो गया, एक्सप्लेनेशन इसका आएगा। कंसीडर द इंटरकनेक्टेड वेसल्स एज शोन इन फिगर। तो यहां आपके सामने कुछ इंटरकनेक्टेड वेसल्स है जो फिगर में बताए गए हैं। When a liquid is poured in any of these vessels, जब भी कुछ लिक्विड यहाँ पर पोर किया जाता है किसी भी वेसल में, it is noticed that the level
ऑफ लिक्विड इन ऑल दी वेसल्स, सारे के सारे वेसल्स में इज सेम. तो लिक्विड लेवल ऑफ लिक्विड इन ऑल दी वेसल्स इज सेम. एज पर ऑब्जर्वेशन, we can go for wrong assumption of different pressure in different वेसल्स. तो ऑब्जर्वेशन से हम अज्यूम कर सकते हैं कि अलग अलग वेसल्स में प्रेशर अलग अलग रहेगा, बट जो कि गलत रहेगा. हाउ एवर इट वॉज ऑब्जर्व, जबकि ये देखा गया दैट द प्रेशर at a point depends only on the height of the liquid column above it, liquid column above it. जबकि ये देखा गया कि प्रेशर तो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, height of liquid column above it. It does not depends on the shape of the vessel. वो shape of the vessel पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता. डायग्राम तो हो चुका होगा, फिर क्या हुआ, जल्दी करो. यहाँ पर भी इसको ख़त्म कर सकते हैं, आगे का कुछ खास नहीं है पॉइंट, छोड़ दो उसको. चलो, ये था हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. आएगा, देखो नीट में क्वेश्चन कैसे आएगा. नीट में आपको अलग अलग टाइप के वेसल्स को इंटरकनेक्टेड बताएगा, उनके अंदर लिक्विड के कॉलम का हाइट सेम बताएगा, है ना, और आपसे पूछेगा प्रेशर कहाँ पर कितना है. तो ऑफकोर्स यू नो वेरी वेल कि दोनों जगह प्रेशर कैसा है, सेम. आपको ऐसा भी बोल सकता है कि भाई देखो एक कंटेनर इतना बड़ा है और एक कंटेनर छोटू सा एकदम, दोनों में लिक्विड की हाइट कैसी है, सेम है. पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. पानी का प्रेशर कहाँ ज़्यादा रहेगा. कोई भी बोलेगा अरे भाई ए पे ज़्यादा रहेगा, पानी ज़्यादा है, नहीं, दोनों जगह सेम रहेगा. उससे कुछ लेना देना नहीं है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, लेना देना है आपके हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम से. 10.2.6 Pascal's law. 10.2.6 Pascal's law. लिक्विड की ये खासियत कि वो कभी कंप्रेस नहीं हो सकता, है ना. जैसे कि वाटर का जो कंप्रेशन नेग्लिजिबल होता है, तकरीबन नहीं के बराबर उसका कंप्रेशन होता है ना, होता है बट नेग्लिजिबल होता है. तो इससे ये पता चला कि यार अपन फोर्सेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फोर्सेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब एक ही सिरे पे फोर्स लगा के दूसरे सिरे तक उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मतलब कैसा, अगर एक ट्यूब है ना, ये देखो यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, ओके, और अंदर फ्लूइड है,
आप क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे F1 इस पिस्टन पे, तो वो फोर्स लिक्विड पे लगाएगा। लिक्विड कंप्रेस हो सकता क्या? नहीं, वो कंप्रेस नहीं हो सकता तो आगे जाएगा। अब आगे जाने के लिए जगह क्या है? तो बोलिए ये पिस्टन है, तो ये पिस्टन को ऊपर ढकेल कर वो आगे निकल जाएगा, तो फोर्स ट्रांसफ़र हो गया। आपने लगाया यहाँ और फील हुआ यहाँ, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स। तो इसकी ये कला की वजह से साइंटिस्ट ने बहुत कुछ सोचा, और पास्कल को तो एकदम बोलेंगे जैकपॉट लग गया। बोले क्या? उन्होंने ये नोटिस किया कि मैं ज़रा सा फोर्स लगाऊंगा ज़रा सा फोर्स, मगर वहाँ जो आउटपुट में फोर्स निकलेगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार उठाना है, कार है ना, तकरीबन 2-2.5 हज़ार किलो की जो कार रहेगी उसको उठाना है। अब आप इमेजिन करो, आप अपने हाथों से उठा रहे, लाइक बाहुबली है ना, हल्क वी आर इंडियन है ना, अब बाहुबली इज आवर हीरो, नॉट हल्क। तो भैया अब देखो भाई, साउथ इंडिया होता, पार्ट ऑफ इंडिया। तो अब भैया जैसा है कि बाहुबली जैसा कार तो नहीं, उसने क्या उठा लिया था, रथ को उठा लिया था उसने, उठा के यूँ फेंक दिया था उसने भाई। कंक्लूजन है ना, बाहुबली 2 द कंक्लूजन में। यस सर, बराबर याद आ रहा। अभी पूछ लो कि कल का टॉपिक क्या था, क्या बोल रहा। तो भैया अब तुम देखो, ध्यान दो, उसमें क्या देखता भाई, आप बाहुबली जनाब उसको उठा के यूँ फेंक देते रथ को, है कि नहीं। अब ऐसा है कि अब तुम्हारे उसको देखकर तुमको भी जोश आ गया। अहमर ने सोचा आज तो साला मैं कार का बोले टायर बदलता, ऐसा एक हाथ से ऊपर उठाता, यूँ एक हाथ से नट खोलता, दूसरा लगाता, यूँ खट, है ना। अब अहमर कितना भी ट्राई करो, क्या कार का 1 इंच भी नहीं हिल रहा ऊपर अपने। तो भाई अब मसला क्या है कि भैया उसको उठाने के लिए लगेगा बहुत ज़्यादा फोर्स, है ना। दानियल बोरा मेरा नाम नहीं है अभी तक। तो अब भाई ऐसा है कि चलो ठीक है, चलो समीर का नाम लेते ना। समीर बाबू आए, बोले यार छोड़ो, मैं आपको उठा के दिखाता। समीर ने लगाया जैक, और हल्के हाथ से उसने यूँ ऐसा ही करते देखते हुए, है ना, एक हाथ से एक उंगली से उसने ऐसा जैक को ऐसा पुश किया, और एक पुश पर क्या हो रहा, कार 1-1 इंच ऊपर जा रही है, मान लो 1 पुश, तो हल्के हाथ से पुश कर रहा है वो नीचे, और कार जो है 1-1 इंच ऊपर जा रही है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े गैराजेस होते हैं वहाँ तो पूरी की पूरी कार को ऊपर उठा देते हो लोग। एक पैडल होता है, वो पैर से ऐसे पुश करते हल्के से, इस तरह से पुश करते, और वो देखते पूरी की पूरी कार धीरे 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 ऐसे ऊपर उठते जा रही है। तो अब वो कर क्या रहा है ऐसा कि वो इतना आराम से फोर्स लगा रहा है और वो पूरी की पूरी कार ऊपर जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे सर उसको ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होगा बाहर से, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कुछ नहीं। अब काय का जैक में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट था, है ना। ऐसा क्या हुआ, तो देखो उसी के ऊपर बारे में आप पढ़ने वाले हैं पास्कल्स लॉ में। चलिए सबसे पहले तो उसका स्टेटमेंट देखेंगे अपन। सब लोग इधर ध्यान देंगे बेटा, बातों में कोई भी इन्वॉल्व नहीं रहेगा। स्टेटमेंट, Pascal's law states that the pressure applied at any point, the pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid, and also the walls of the container, provided effect of gravity is
ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट करना है, निगलेक्टेड, प्रोवाइडेड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निगलेक्टेड। ये हुआ। अब आप इसको आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे पास ये कंटेनर है, इमेजिन कर लीजिए, विच इज फिल्ड विथ अ सर्टेन फ्लूइड, और मैं यहाँ पर पिस्टन्स इमेजिन करूँगा। ठीक है, अब ऐसा है कि मैंने यहाँ पर पिस्टन्स इमेजिन कर, मतलब ऐसा कंटेनर इमेजिन किया जो किसी फ्लूइड से भरा हुआ है, इसमें 3 पिस्टन्स लगे हुए हैं। ये एक पिस्टन है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इस पिस्टन्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, और ये इसका A3 है। ओके, अब होगा क्या बेटा, देखो आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे F1, मैं लगाऊंगा फोर्स F1, जिसके वजह से उसको होगा फील प्रेशर P1। यहाँ पर फील क्या होगा, प्रेशर P1। अब लिक्विड कंप्रेस तो नहीं हो सकता, तो बाहर निकलने की जगह देखेगा वो, तो वो क्या करेगा, लिक्विड इस पर फोर्स लगाएगा, है ना, और इस पर भी फोर्स लगाएगा। मान लो कि उसने इसके ऊपर फोर्स लगाया लिक्विड ने F2, और यहाँ जो प्रेशर जनरेट हुआ वो हुआ P2, और मैं कहूँगा यहाँ पर जो फोर्स लगाया लिक्विड ने वो था F3, और यहाँ जो प्रेशर जनरेट हुआ वो है P3। इतना ही नहीं, लिक्विड तो है, यहाँ पर भी फोर्स लगाएगा, और यहाँ पर प्रेशर क्या जनरेट होगा, मान लो P4। तो हम क्या देखते हैं कि हर जगह पे प्रेशर सेम आएगा, P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 इक्वल्स टू P4। हर जगह पे आपका प्रेशर क्या मिलेगा आपको, सेम। जितना प्रेशर यहाँ है अनडिमिनिश्ड, बिल्कुल बिना कम हुए इक्वली, उतना ही प्रेशर यहाँ है, उतना ही प्रेशर यहाँ है, उतना ही प्रेशर ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वही तो बोला उसने, पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट, ऐसे फ्लूइड पे जो बंद है किसी कंटेनर के अंदर और रेस्ट पर है, इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड डिमिनिश्ड, वो इक्वली ट्रांसमिट होता है, मतलब हर जगह फैलता है वो प्रेशर, और बिना डिमिनिश हुए, बिना कम हुए, टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सिर्फ पिस्टन पे ही नहीं, साथ ही साथ कहाँ पर, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी। अब आखिर में उसने कहा है प्रोवाइडेड दैट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निगलेक्टेड। एक बात ध्यान रखना है आपको कि आप ग्रेविटी के असर को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट करके चल रहे हैं। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर डिज़ाइन किया गया हमारा सबसे पहला हमको जो देखना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट का फंक्शन कैसा है, चलो अब हम वो देखेंगे। एप्लीकेशन में जाएंगे हम लोग, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हम लोग जो देखने वाले हैं एप्लीकेशन में, 2 एप्लीकेशन देखेंगे। नंबर 1 हाइड्रोलिक लिफ्ट, और दूसरा रहेगा हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, तो हम ये 2 एप्लीकेशन देखेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, तो चलिए पहला एप्लीकेशन हाइड्रोलिक। तुम किसी के पास से लेकर लिख लो, एक काम करो, क्लास तो हो जा रही इसमें।
चलिए एप्लीकेशन देखते हैं। पहला हाइड्रोलिक लिफ्ट। तीनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग बनाना, वो वहाँ पिस्टन्स के है ना। A2 सबसे बड़ा, A3 सबसे छोटा और A1 थोड़ा बीच में आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं। हुआ ये? ठीक है, तो हमारे पास दो पिस्टन हैं, ये दोनों के दोनों पिस्टन्स हैं। ये पिस्टन S1 है, ये पिस्टन S2 है। ओके, और अंदर एक भरा हुआ है फ्लूइड। साथ ही साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताना रह गया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 होगा, इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया A2 होगा, और ये दोनों भरे हुए हैं विद सर्टेन फ्लूइड। मैं इमेजिन करता हूं कि ये फ्लूइड से भरे हुए हैं। अगर आपके घर में हाइड्रोलिक लिफ्ट होगी, हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब ये वो नहीं कि घर एलिवेटर की बात कर रहा मैं, मतलब वो जैक होता है ना कार का, जिसको आप ऐसा पुश करके ऐसा ऊपर चढ़ाते हैं, तो उसमें एक देखेंगे सिलेंडर रहता, और सिलेंडर में रहता फ्लूइड। ठीक है, अब होगा ये कि आप पिस्टन S1 पे फोर्स लगाएंगे F1, और यहां जनरेट होगा उसकी वजह से प्रेशर P1, जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि आपके पिस्टन S2 को ऊपर की तरफ फोर्स F2 लग रहा है, और यहां पर जो प्रेशर जनरेट हुआ था वो P2 जनरेट हुआ था। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को लिखेंगे इनके। हाइड्रोलिक लिफ्ट is used to lift heavy objects using small force। काफ़ी भारी वज़न को उठाने के लिए ज़रे से फोर्स से आपका इस्तेमाल होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। एज शोन इन फिगर, जिस तरह से आपको फिगर में बताया गया है, अ टैंक containing fluid, a tank containing fluid is fitted with two pistons
S1 एंड S2। तो एक टैंक जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है उसमें पिस्टन्स दिए गए हैं S1 एंड S2 विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 एंड A2, और इस तरह से कि उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A1 और A2 है। और एक और चीज़ मैं बता दूं उसमें कि A1 की जो वैल्यू है इट इज़ वेरी मच लेस देन A2। एरिया A1 जो क्रॉस सेक्शन होता है A2 से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, आगे if we apply force F1 on piston S1, then the pressure generated is given by P1 is equals to F1 upon A1। तो अगर मैं क्या करता हूँ, फोर्स F1 लगाता हूँ ऑन पिस्टन S1 पे, तो वहाँ जो प्रेशर जनरेट होगा वो कितना होगा, F1 अपॉन A1 होगा, है ना। और फिर मैं बोलूँगा सिंस द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, द पिस्टन S1 pushes द फ्लूइड, पिस्टन S1 क्या करता है, फ्लूइड को पुश करता है, एंड द फ्लूइड, और फ्लूइड पुश करता है, पुशेस पिस्टन S2, और फ्लूइड जो है वो क्या करता है, पुश करता है पिस्टन S2 विथ फोर्स F2, एज अ रिजल्ट प्रेशर इज जनरेटेड एज P2, एज अ रिजल्ट प्रेशर इज जनरेटेड एज P2, और इसके वजह से आपका प्रेशर जनरेट होता है P2 ऑन पिस्टन S2। पिस्टन S2 पे क्या जनरेट हुआ बेटा, प्रेशर जनरेट हुआ, है ना। आपने फोर्स F1 लगाया पिस्टन S1 पे, और वहाँ प्रेशर जनरेट हो गया कितना, P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। अब फ्लूइड तो इनकम्प्रेसिबल है, तो क्या करेगा, पिस्टन ढकेलेगा किसको, अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल होता तो ये फ्लूइड यहीं कहीं कंप्रेस हो जाता, आगे इधर का फ्लूइड आगे ढकेले जाता था कि फिर नहीं, मगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से पिस्टन क्या करता है, फ्लूइड को पुश करता है। तो ये पिस्टन फ्लूइड को S1 फ्लूइड को पुश करता है, तो एज अ रिजल्ट जब फ्लूइड आगे मूव होता है तो वो फ्लूइड क्या करता है, पिस्टन S2 को पुश करेगा विथ फोर्स F2। अगर उसने उसको फोर्स F2 से पुश किया तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P2, है ना। फिर आगे लिख सकता हूं मैं आगे, हेंस बाय पास्कल्स लॉ, अगर मैंने पास्कल्स लॉ लगाया तो मैं यहां लिखूंगा कि P1 इज इक्वल्स टू P2। P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 के बराबर हो जाएगी। तो यहां आप लिख सकते हैं देयरफॉर F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर F2 इज इक्वल्स टू व्हाट, A2 अपॉन A1 इंटू F1, है ना। अब आपको देखो, जाहिर बात है अगर F2 बढ़ाना है, ज़्यादा फोर्स से F2 को उठाना है तो आप F1 को बढ़ा सकते हैं, मगर मैं बोलूँगा मेरे पास बढ़ाने की लिमिट नहीं है यार, वो 1000 किलो 2000 किलो की कार मैं नहीं उठा सकता, तो अब मैं क्या करूँ ऐसा। आप F1 को नहीं बढ़ा सकते, F1 की एक लिमिट है। तो बोले अब क्या करो, तो बोले एक और मौका है। बोले क्या,
आप A2 को बड़े से बड़ा रखो और A1 को छोटे से छोटा रखो। अगर A2 बड़े से बड़ा है, A1 छोटे से छोटा है, तो क्या लगता है कि A2 अपॉन A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर A2 अपॉन A1 बढ़ गया तो A2 अपॉन A1 मल्टीप्लाई बाय F1 पहले से क्या होएगा? ज़्यादा आएगा, मतलब F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली बढ़ जाएगी। तो वहीं हम लोग ने देखा, उधर का हो गया पॉइंट नंबर 1 एंड 2। Point number 5, thus F2 becomes much larger than F1 by choosing greater value of A2 ओवर A1, ग्रेटर वैल्यू ऑफ A2 ओवर A1। तो इससे पता ये चला कि F2 आपके F1 से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब लागत बहुत कम लगेगी फोर्स की, मगर वहाँ जो फोर्स जनरेट हो रहा है बहुत ज़्यादा हो जाएगा जनरेट। और आप बोले बस करना क्या है कि आपको A2 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी सी बड़ी और A1 की वैल्यू ज़्यादा छोटे से छोटा करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब अगला, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। मैं जो डायग्राम है एग्जैक्ट स्टेट बोर्ड का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी ऐसा ही बनाना है डायग्राम, और एक्चुअल प्रैक्टिकल डायग्राम क्या रहेगा मैं वो भी बता दूंगा। बॉयज़ जनरली आप जब बाइक चलाते होंगे आपने नाम सुना होगा डिस्क ब्रेक का, और डिस्क ब्रेक में आपने देखा होगा कि वो एक डब्बी रहती है हैंडल के पास, और उसमें वो क्या करते हैं, आप ब्रेक ऑयल करके डालते है ना। बस वही कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ओ भाई, मेरे को 3 इडियट वाला सीन याद आ गया। बस 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 बस, इतना नहीं पीने का है, पानी की बात कर रहा हूँ भाई।
एक कार के ब्रेक मैकेनिज्म को बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आपको बताने बातें करने की इजाज़त किसने दिया? ओके A2 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 A1। तो देखो ये 4 स्लेव सिलेंडर्स है। स्लेव, जी हाँ, गुलाम। गुलाम का काम होता है बस आका की बात को मानना, है ना। तो भाई ऐसा है, इस तरह का सिस्टम है, आपको देख सकते हैं। ये जो 4 आपको सिलेंडर्स नज़र आ रहे हैं बड़े क्रॉस सेक्शन के, ये सब के सब स्लेव सिलेंडर है। स्लेव सिलेंडर, ये भी स्लेव सिलेंडर। अकेला ये है मास्टर सिलेंडर। अब ऐसा है कि ये थोड़ा सा ऐसा है कि ये जो आपको बताया गया है पिस्टन ऐसा नहीं होता है, वो ऊपर ऐसा यूं होता है। अरे भाई चक्के ऐसे रहते हैं गाड़ी के, आप ऐसा चला रहे हैं, आप ब्रेक क्यों मारेंगे? चक्के ऐसे लगे रहते क्या? साइड से लगे रहते ना ऐसे। तो ये जो पिस्टन उसने ऐसा बताया, ऐसा नहीं, ऐसा रहता वो कनेक्टेड। तो वो अपने बोर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। अपन ने कोई डायग्राम गलत बना दिए, मतलब गलत तो नहीं, अपन प्रैक्टिकल डायग्राम बनाएंगे, वहाँ पर कोई अगर ऐसी बैठा हुआ रहा, बोलेंगे अरे भाई इसने पता नहीं क्या बना दिया, काटो उसके मार्क्स। तो उसमें मत जाना। तो सिचुएशन ऐसी रहेगी, आपको थोड़ा रफली आइडिया देता हूँ मैं। आप इमेजिन यहाँ से कर सकते हैं कि रफ आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। ये एक स्लेव सिलेंडर, ये एक स्लेव सिलेंडर, ये एक स्लेव सिलेंडर, ये यहाँ से इस तरह से कनेक्टेड, ये भी यहाँ से ऐसे कनेक्टेड, और यहाँ आपका ब्रेक पैडल, यहाँ पर एक आता है ब्रेक पैडल। अब होता क्या है कि ये सिलेंडर अब आपके ऐसे नहीं, सामने ऐसे नहीं, ऐसे रहते जैसे आपको बताया। अब आप यहाँ से लगाएंगे फोर्स F1, यहाँ क्या लगाएंगे? फोर्स F1। जब फोर्स F1 लगाते हैं तो क्या होता है, ये मास्टर सिलेंडर फ्लूइड को पुश करता है। अब फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं हो सकता। अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो वो प्रेशर चारों तरफ ट्रांसफ़र होगा, है ना, और ये प्रेशर यहाँ तक पहुँचेगा पूरा। और जब वो प्रेशर वहाँ तक पहुँचेगा तो आप क्या देखो, है ना, हम क्या देखते हैं कि भैया वहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये प्रेशर और ये प्रेशर तो रहेगा सेम, मगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसका फोर्स क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। अब आपने वो देखा होगा अक्सर डिस्क ब्रेक्स में, गाड़ी के अंदर डिस्क ब्रेक जो लगे रहते हैं, आप हल्का सा भी इसको अगर खींचो, गाड़ी जगह पे रुक जाती, हल्का सा भी खींचो अगर आप, तो है ना। जब हम लोग 12th में थे तब 10th अराउंड 9-10th में थे, तब डिस्क ब्रेक का नया नया उसमें बाइक्स में चलन आया था। तो उससे पहले डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलते थे, ड्रम ब्रेक्स जो सादे रहते हैं ना अपने, वही मिलते थे। मतलब बस एक पैड आता, घसता था वो पकड़, जैसे साइकिल वो कैसा रहता पैड, है ना, तो वैसे ही रहता था। अब उसमें क्या था कि आप जितनी ज़ोर से लगाएंगे तार खींचे आता उतनी ज़ोर से, और वो गाड़ी को ब्रेक लगता था। मगर सेफ्टी के लिहाज से पल्सर, शायद से मुझे यहाँ तक याद है, इंडिया की ब्रांड जो थी पल्सर, पहली गाड़ी थी जिसमें डिस्क ब्रेक था, 150 सीसी वाली। नहीं, हाँ वो भी एक फैक्ट है। तो ऐसा है कि भाई वहाँ पर जब हम लोग, हमारे जो कुछ फ्रेंड्स थे जो उन्होंने नई नई गाड़ी ली, तो उस वक्त नया आया था, चलन आया था गाड़ी, उसी वक्त धूम पिक्चर भी आ गई थी, है ना, धूम जॉन अब्राहम की। तो अब ऐसा है कि भाई उसमें क्या हुआ, लड़कों को बड़ा शौक आया कि भाई वो करेंगे, भाई अपन भी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेंगे, घुमाएंगे फिर। हम तो साइकिल वाले थे, हम तो साइकिल चलाते थे, बस उसी पे धूम कर देते टू। तो भाई ऐसा है। अब जो नया नया उसमें बैठता था अक्सर उसको प्रॉब्लम जाती थी, क्योंकि वो क्या करता था, थोड़ा ज़ोर से ब्रेक लगा देता था थोड़ा सा, और गाड़ी जगह पे रुक जाती थी।
तो आप हल्का सा भी ब्रेक लगा, अभी भी कई बार सिचुएशन आती है कि आप हल्का सा ब्रेक लगाते हो, हल्का सा, बस कोई बच्चे अगर खींच ले खेल खेल में ब्रेक खींच डाले तो भाई गाड़ी तो जगह पे रुक जाती है, स्लिप हो जाता है सामने का टायर वहाँ पे। तो तुम सोचो ज़रा सा, आप सिर्फ हल्का सा खींच रहे हो उंगलियों से, है ना, और उसमें है क्या, डब्बी में जब आप उंगली से खींच रहे तो फ्लूइड प्रेस हो रहा है, फ्लूइड को जाने के लिए जगह नहीं, तो वो ट्यूब में से जा रहा है, और बाहर जो डिस्क लगे हुए हैं उसके पास लगे हुए हैं पैड्स रबर के, तो बाहर से फ्लूइड आता है, वो पैड्स को ऐसा पुश करता है अंदर की तरफ और वो डिस्क को ऐसा दबा देता है, और चारों जब वो दो डिस्क को, सामने वाले डिस्क को ऐसा दबा देता है तो आपकी जो चक्के हैं वो जगह पर रुक जाते हैं। कार्स में जनरली जो डिस्क ब्रेक्स होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, जो कार्स के अंदर डिस्क ब्रेक होते हैं, अब चारों उसमें होते हैं वो डिस्क लगे हुए, आप ब्रेक दबाते हो और कार जगह पे रुक जाती है इसके अंदर, है ना। तो बस उसी के बारे में हमको लिखना है अब यहाँ पर, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। चलिए बेटा बातें नहीं, लिखो फटाफट। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज्ड टू स्लो डाउन और टू स्टॉप vehicles in motion, stop vehicles in motion, full stop. It is based on principle of Pascal's law. It is based on principle of Pascal's law. As shown in figure, by pressing the piston of brake pedal, it is the piston is pushed forward and as the fluid is incompressible, और क्योंकि फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है, द फ्लूइड in return pushes the piston of slave cylinder. The piston pushes the piston of slave cylinder. The area of cross section of slave cylinder being much larger to the area of cross section of master cylinder, the pressure at slave cylinder will be larger
sorry, the pressure in the force at the slave cylinder will be larger than the master cylinder. Since by Pascal's law, pressure of master cylinder is equals to pressure of slave cylinder, यानी P2 is equals to P1, यानी F2 upon A2 is equals to F1 upon A1, और F2 is equals to A2 upon A1 F1 into F1. Hence, if A2 is very much greater than A1, then even a small force F1 will create a large force F2 on brake pads. हो गया मेरा, आ जाओ। ठीक है, इसके बाकी का हम लोग न्यूमेरिकल्स जो है वो कल देखेंगे।